सो नेक्स्ट है बच्चे ब्लड ग्रुप्स। आपके पास ह्यूमन के केस में कितने ब्लड ग्रुप्स हैं? ए बी एंड ओ। ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप किस चीज से बनता है या किस वजह से बनता है? एंटीजेंस। And what are antigens? Antigens are any protein, lipid, carbohydrates which are present on cell membrane. सेल मेम्ब्रेन बनती है एंटीजन से, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से। आपकी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, बीच बीच में कहीं पे क्या है? प्रोटीन्स हैं। तो आपका जो आरबीसी है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन भी है, लिपिड भी है। इस प्रोटीन और लिपिड के ऊपर अगर ग्लूकोज लगी है, शुगर मॉलिक्यूल्स लगे तो ये एंटीजन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएंगे जी? शुगर मॉलिक्यूल। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? प्रोटीन और लिपिड के ऊपर क्या लगी है जी? शुगर। ये शुगर और प्रोटीन लिपिड मिलके बनते हैं जी ग्लाइको प्रोटीन या ग्लाइको लिपिड। मतलब अगर ये शुगर के मॉलिक्यूल्स लिपिड पे लगे तो ग्लाइको लिपिड, अगर ये शुगर के मॉलिक्यूल प्रोटीन पे लगे तो ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, तो ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड जो है वो आपको नाम सुनने को मिलेगा। यही एक्ट करेंगे एज ए बी एंड ओ एंटीजेंस। आपके आरबीसी के ऊपर यही एक्ट करेंगे एज ए एंटीजन। जैसे यहां पे मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, यहां पे मॉलिक्यूल है गैलेक्टोज का, यहां पे मॉलिक्यूल है एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन। हम यहां लिख देते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन। यहां पे फिर से मॉलिक्यूल है जी ग्लूकोज का, या आप ये कह लो कि यहाँ पे फिर से लगा लो गैलेक्टोज और यहाँ पे फ्रुक्टोज लगा लो। तो GLC का मतलब है ग्लूकोज, GAL का मतलब है गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन और FU means fructose। ये बचे एक एंटीजन जिसको आप ओ एंटीजन बोल सकते हो। ये आपको हर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। ये जो एंटीजन आपको दिख रहा है ये हर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होएगा। मतलब हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन लिपिड्स तो होती है, उसके ऊपर ये शुगर मॉलिक्यूल लगे हुए होंगे। चाहे आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, आपके पास इतना एंटीजन होगा ही होगा। आपका ब्लड ग्रुप चाहे कुछ भी हो, आपके पास इतना एंटीजन होगा। बट अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो सिर्फ इतना ही होगा। अगर A है तो इसमें हम कुछ एक चीज ऐड करेंगे, अगर B है तो भी एक चीज ऐड करेंगे। O एंटीजन सभी में होता है, वही O एंटीजन A भी कन्वर्ट हो सकता है, B में भी कन्वर्ट हो सकता है, AB में भी कन्वर्ट हो सकता है वही रह जाए। पर कहने का मतलब ये है कि इतना एंटीजन चाहे आपका ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है, इतना तो रहेगा ही रहेगा। पर ये O A में, B में, AB में कन्वर्ट हो सकता है और हो सकता है ना हो कन्वर्ट।
अगर नहीं किसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका ब्लड ग्रुप क्या रह जाएगा, O। तो ये कौन सा एंटीजन हुआ, यहां से लेके यहां तक ये कौन सा एंटीजन हुआ जी, O एंटीजन। ये कौन सा एंटीजन हुआ, O एंटीजन। एक ये पर्सन है दूसरा, इसके ऊपर प्रोटीन और लिपिड और फिर से ये ग्लूकोज शुगर के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोज। इस ग्लूकोज को हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पे लगा लेते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। यहां पे एक नई चीज हमने ऐड कर दी, चाहे हम इसको रेड में ड्रॉ कर लें, जो नई चीज हमने ऐड की है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। इतना एंटीजन तो सेम ही है ना, तभी मैंने बोला था कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, इतना तो सेम ही रहेगा। अगर इसके ऊपर ये एक और शुगर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाए जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लाइकोजामाइन, तो ये ब्लड ग्रुप आपका ये एंटीजन हो जाएगा ए एंटीजन। तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसके पास ऐसे वाला एंटीजन है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसका ऐसे वाला एंटीजन है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, बी के पास भी इतना एंटीजन तो कॉमन है, प्रोटीन और लिपिड, ये ग्लूकोज, ये गैलेक्टोज, ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये फिर से गैलेक्टोज, ये फ्रूक्टोज। अगर आपने यहां पे अब ऐड कर दी फिर से गैलेक्टोज, GAL, अगर ग्लैक्टोज ही फिर से ऐड कर दिया तो एंटीजन बन जाएगा जी बी। ये वाला एंटीजन कौन सा है जी, बी। तो पर्सन का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा और इसके पास भी इतना एंटीजन कॉमन है, तभी मैं बोल रहा हूँ ओ एंटीजन तो सभी में होता है, चाहे आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, वो मैटर नहीं करेगा। ओ वाला जितना एंटीजन है वो आपको सभी में देखने को मिलेगा। उतना एंटीजन आपको सभी में देखने को मिलेगा। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्या होगा, तो ए और बी का एंटीजन दोनों लगेंगे साथ। तो क्या होगा, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्या होगा, तो इसे एन एसिटाइल ग्लाइकोज, गैलेक्टोज वो नीचे लग जाएगा। क्या होगा? अरे दोनों शायद इकट्ठे होंगे, ए और बी के जो एक्स्ट्रा वो है ना वो इकट्ठे लग जाएंगे शायद। ऐसा तो है नहीं बच्चे कि आपके आरबीसीज के ऊपर एक ही एंटीजन है, जो मैंने बनाया एक है, ऐसे वाले इस आरबीसी के ऊपर बहुत सारे एंटीजन होंगे। पर इसके ऊपर जो सारे जितने भी होंगे, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 के 6 कैसे हैं, सिर्फ ए बी में ए होगा फिर बी फिर ए फिर बी ऐसे। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, पर जो नहीं कि ए बी अल्टरनेट होगा, कैसे भी हो सकता है। इस बंदे के पास एक आरबीसी के ऊपर एक ही एंटीजन ढूंढना होगा, इसके जैसे पता नहीं कितने एंटीजन होंगे, पर सारे इसी के जैसे होंगे। इसके पास बी एंटीजन जैसा एक एंटीजन ढूंढना होगा, यहाँ पे भी बी एंटीजन होगा, यहाँ पे भी बी होगा, सेम होगा, मतलब यही चीज सेम, यहाँ पे भी बी एंटीजन होगा। ये सारे क्या होंगे, सिमिलरली जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास भी एक ही एंटीजन थोड़ी ना है, उसके पास भी बहुत सारे एंटीजन है, आधे उसमें से ये होंगे और आधे उसमें से ये होंगे। बात समझे, जैसे इसके पास आधे ए एंटीजन होंगे और आधे कौन से एंटीजन होंगे, बी। मान लो इस पे 100 एंटीजन है, 50 ए होंगे 50 बी होंगे। वो अल्टरनेट भी कर सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं, कैसे ना भी हो सकता है।
मान लो ये फिर से ए एंटीजन है, यहाँ पे फिर से ए एंटीजन हो सकता है। तो AB के लिए ये नहीं करना कि इसके ऊपर ग्लैक्टोज भी लगा दिया, ये भी लगा दिया और ये भी लगा दिया और ये भी बन गया, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर अगर ये लगाओगे तो ये A बन गया और इसी के ऊपर ये लगा दोगे तो ये B बन गया। तो इसके पास दोनों एंटीजन हैं, A जैसे भी हैं और B जैसे भी हैं, तभी आपका ब्लड ग्रुप AB हो गया। मतलब आपके आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन मिक्स्ड हैं, A वाले भी और B वाले भी। तो इतना एंटीजन कॉमन है तभी इसका नाम पड़ा है जी O एंटीजन। O का मतलब ऐसे नॉट होता है, कुछ ना होना। O का मतलब नॉट, ना A है ना B है, मतलब O है, कुछ नहीं है ना A, एब्सेंस ऑफ A और B इज O। तो इतना एंटीजन तो कॉमन ही है, सभी में है। अगर हम इसको भी ड्रॉ करें उसके जैसे, आपकी और समझ के लिए, ये लिपिड और ये प्रोटीन, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, फिर से गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोज, इसके नीचे लगा दो। सर ये सेम ऑर्डर में होने चाहिए? बिल्कुल सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ पे अगर लैक्टोज लग गया तो B एंटीजन, और इस ग्लूकोज को हम ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। और यहाँ पे लग गया जी एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। तो ये कौन सा एंटीजन लग गया? A। तो ये ब्लड ग्रुप हो गया AB, क्योंकि इसके पास दोनों जैसे एंटीजन हैं, A वाला भी है और B वाला भी है। सर बट ऐसे कहते हैं कि ऑक्सीजन के पास कोई एंटीजन नहीं होता, मतलब वो लास्ट वाला ग्रुप नहीं होता। इसके पास ऑक्सीजन के पास कहते हैं नहीं, ऑक्सीजन नहीं, O ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं होता। हम उसी पे आ रहे हैं। O एंटीजन कोई एंटीजन नहीं है, वो तो एब्सेंस ऑफ A और B है। बट कुछ ना होकर भी एक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है ना फुली, कुछ ना होते हुए भी ये इसके पास कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। अब देखो इसको मेन एंटीजन माना जाता है सिर्फ इस ग्रुप को। O के पास ये मेन ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। A के पास वो मेन ग्रुप है एन-एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन और B के पास वो मेन ग्रुप है गैलेक्टोज, जो मैंने रेड अक्षर में यहाँ पे ड्रॉ किया है। इतना तो सभी में है, चाहे आपका A है, B है, AB। अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है, मेरे ब्लड ग्रुप जब A था तो इतना सबसे पहले ये बना, तो मतलब O एंटीजन मेरे अंदर बना। मेरा O एंटीजन A में क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि मेरे पास ये ग्रुप ट्रांसफर करने वाला एंजाइम बन गया। कौन सा एंजाइम बन गया? एन-एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन ट्रांसफेरेज। तो मेरे इस एंजाइम ने मेरे आरबीसी पे जितने भी ये एंटीजन थे, सभी पे ये वाला ग्रुप क्या कर दिया? ट्रांसफर। तो मेरा ब्लड ग्रुप O से किसमें कन्वर्ट हो गया? A में। अगर मेरा ब्लड ग्रुप B होता तो मेरे पास कौन सा एंजाइम बनता? ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज। तो उस एंजाइम ने कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करना था यहाँ पे? ग्लैक्टोज। तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाता? B। अगर मेरा ब्लड ग्रुप होता AB तो मेरे में ये एंजाइम भी बन गया और ये एंजाइम भी बन गया। इस एंजाइम ने ये वाला ग्रुप ट्रांसफर कर दिया, इस एंजाइम ने ये वाला ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। तो मेरे आधे एंटीजन्स पे ये ग्रुप ट्रांसफर हो गया, आधों पे ये हो गया, तो मेरा ब्लड ग्रुप B भी हो गया। बट अगर मेरे अंदर कोई एंजाइम होता ही ना ये वाला एंजाइम होता ना ये वाला एंजाइम होता, तो मेरा ब्लड ग्रुप यही रह जाता, मतलब वो रह जाता। तभी बोल रहा हूं O तो सभी में बनेगा, चाहे आपका A है, B है, AB है, O है। उस O के साथ आगे क्या होगा वो डिटरमिन करेगा आपका ब्लड ग्रुप, और O के साथ आगे क्या होगा ये डिपेंड करेगा आपके जीन्स पे। मेरे जीन्स में कौन सा जीन एक्टिव है? एन-एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन ट्रांसफेरेज एंजाइम का जीन एक्टिव है, तो मेरा ब्लड ग्रुप A होगा।
अगर लैक्टोज ट्रांसफरेज जीन एक्टिव है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर दोनों जीन एक्टिव है तो ए भी होगा, अगर दोनों जीन एक्टिव ना हुए तो ओ रह जाएगा। बट इतनी स्ट्रक्चर सभी में होती है, इसी वजह से हम ओ को कोई एंटीजन नहीं मानते। ओ इज नॉट अ एंटीजन। तो एंटीजन आपके पास ए बी दो ही एंटीजन है। ओ को हम एंटीजन इस वजह से रख लेते हैं यहाँ पे कि ओ ब्लड ग्रुप क्यों प्रेजेंट है, एब्सेंस ऑफ ए और बी इज कॉल्ड एज ओ, क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, तभी उसको नाम दे दिया गया ओ एंटीजन। अदरवाइज ओ का मतलब है नॉट, नॉट का मतलब ना ए है ना बी है। तो यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि बिल्कुल उस पे हम आते हैं कि वाई ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये हो गया, बना लिया आप, बना लो बस। तो एवीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है बच्चे, ये एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स की। आपके पास एवीओ ब्लड ग्रुपिंग में मल्टीपल एलील्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 एलील हैं, ए बी और ओ। ज्यादातर एलील्स कितने होते हैं? 2। आप छोटी क्लास में 10th में अगर आपने एक क्रॉस पढ़ा होगा, ये वाला कैपिटल टी क्रॉस बाय, है ना, ये प्लांट टॉल था, ये प्लांट क्या था? यहाँ पे 2 एलील हैं, एक कैपिटल टी दूसरा, इस एलील को क्या लेते थे नाम? और ये एलील क्या था? रिसेसिव एलील। तो 2 ही एलील थे यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने एलील हैं? ए बी एंड ओ। सो जब 2 से ज्यादा एलील होते हैं किसी जीन में तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। So ABO blood grouping is an example of multiple alleles, जब 2 से ज्यादा एलील हैं, A, B and O। नॉर्मली हमारे हर जीन में 2 ही एलील होते हैं, कोई मर्जी जीन देख लो आप, बट कुछ एक्सेप्शन हैं यहाँ पे मल्टीपल एलील्स आते हैं। तो वो आपका स्किन का कलर है, हाइट है, आपका वेट है और आपका ये है ब्लड ग्रुप, जो कि मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल के अंदर आता है। बना रहे बच्चे? तो ब्लड ग्रुपिंग जो है ये मल्टीपल एलील की एग्जांपल है। ब्लड ग्रुपिंग एक और चीज की एग्जांपल है। ब्लड ग्रुपिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। आप जब ये वाला क्रॉस करते थे कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, तो क्या होता था? यहाँ पे एलील गैमीट बनाते थे कैपिटल टी, यहाँ पे गैमीट क्या बनाते थे? स्मॉल टी। इनको क्या नाम देते थे? ये क्या है जी? एक मेल पेरेंट है, दूसरा फीमेल। अब ये टी इसके साथ फ्यूज हो सकती है, जहां आप यहाँ पे एक्सपोनेंट स्केल बना देते थे ऐसे, एक साइड एक पेरेंट की गैमीट लिख ली है आपने, एक साइड एक पेरेंट की। इसके गैमीट क्या है? इस पेरेंट के स्मॉल टी, इस पेरेंट के गैमीट क्या है? ऐसे क्रॉस करते थे आप। ये सारे प्लांट क्या आ रहे थे F1 में? और टॉल। क्यों? ये प्लांट टॉल था, ये प्लांट ड्वार्फ था। जब आप टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कर रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट आएगा, बीच की हाइट का प्लांट, ऐसे आना चाहिए। एक टॉल प्लांट को बीच की हाइट के प्लांट ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया तो ये एक्सपेक्ट करता है कि बीच की हाइट के प्लांट्स आएंगे, बट आया क्या? और टॉल। इसका मतलब कैपिटल टी जब ऐसे कोई भी कंडीशन आएगी, ये एलील डोमिनेट करेगा इसके ऊपर, सिर्फ ये एलील एक्सप्रेस करेगा, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसने एक्सप्रेस किया और इसको क्या बनाता है? टॉल। अगर ये भी एक्सप्रेस करता है तो इसको क्या बनाता है? ड्वार्फ। तो आधा टॉल का कैरेक्टर आता है, आधा ड्वार्फ का, तो प्लांट की हाइट बीच की रह जाती है, उतनी हाइट नहीं हुई, बट ये प्लांट क्या आया? टॉल। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल ने एग्जांपल दी थी डोमिनेंस कि जब 2 एलील होते हैं आपस में इकट्ठे तो उसमें से एक एलील डोमिनेट करता है, दूसरा एलील क्या रह जाता है? रिसेसिव। बट ब्लड ग्रुप के केस में ऐसा नहीं है कि कोई एक के ऊपर दूसरा डोमिनेट करेगा। ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। जैसे आपके पास दोनों एलील हैं, अगर ए बी पे डोमिनेट होता तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होता? ए। अगर बी ए पे डोमिनेट होता तो ब्लड ग्रुप क्या होता? बी। बट यहाँ तो दोनों डोमिनेट कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? ए बी। दैट मींस बोथ आर डोमिनेटिंग, ए भी डोमिनेट कर रहा है, बी भी डोमिनेट कर रहा है।
तो आपका ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है। अच्छा, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्लड ग्रुप में 3 एलील होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर इंडिविजुअल में 3 एलील होते हैं। आपके पास 2 ही एलील हैं, पर टोटल 3 में से 2 हैं। सभी जीन में एलील 2 ही होते हैं। 3 का मतलब ये नहीं कि आपके पास तीनों एलील हैं, आप में भी उस जीन के 2 ही एलील होंगे, क्योंकि 2 ही पेरेंट है ना आपके, एक मदर पेरेंट एक फादर पेरेंट। मदर से एक एलील आएगा, एक फादर से आएगा। पर मदर से ए आ सकता है और फादर से ओ आ सकता है, या मदर से ए आ सकता है फादर से बी आ सकता है। 3 में से 2 आ सकते हैं, चॉइस है आपके पास। यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं है, एलील ही 2 है। एक फादर से कैपिटल डी आएगा, दूसरे से स्मॉल आएगा मदर से। पर यहाँ तो चॉइस है ना कि फादर से अगर ए आ गया तो मदर से बी भी आ सकती है, ओ भी आ सकता है। हो सकता है फादर से भी ए आ जाए, मदर से भी ए आ जाए। हो सकता है फादर से भी बी आ जाए, मदर से भी बी आ जाए। हो सकता है फादर से भी ओ आ जाए, मदर से भी ओ आ जाए। तो डिपेंड करता है, देखेंगे हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि फादर से क्या आ रहा है, मदर से क्या आ रहा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था मैंने इसको। इसमें मुझे डाउट है, अगर फादर का या मदर का किसी का भी ब्लड ग्रुप बी उस पे लिए था। अगर मदर का या फादर का किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और आगे तो मल्टीपल एलील्स जो जाएंगे वो बी ही जा रहे हैं तो और भी जा सकते हैं। हम देखते हैं, आपको सारा समझ आ रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें हम कि कैसे होगा, आपके क्वेश्चन अपना भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सर वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आरएच ग्रुप के साथ वो अलग है, वो एक अलग एंटीजन है। हम अभी उस एंटीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल में एलील्स कितने हैं? 2। पर यहाँ पे चॉइस है। जो जीन होते हैं ना इसका बच्चे ब्लड ग्रुपिंग को, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या ये समझ लो कि ये क्रोमोसोम है। अगर आपके पास इस क्रोमोसोम पे ए एलील है और इस क्रोमोसोम पे बी एलील है, इसको हम क्या लिखते हैं जी? जीनोटाइप। आपका जीनोटाइप क्या है? जैसे आपने ये लिखा था, ये जीनोटाइप है प्लांट का। जीनोटाइप का मतलब है प्लांट्स में एलील कौन से हैं दोनों, और इस जीनोटाइप को आप क्या लिखते हो? होमोजाइगस डोमिनेंट। ऐसा ही है। एक ऐसा जीनोटाइप भी हो सकता है, होमोजाइगस मतलब दोनों एलील सेम है। ऐसे जीनोटाइप को आप क्या लिखते थे? होमोजाइगस रिसेसिव। ऐसा जीनोटाइप भी हो सकता है, इसको आप क्या लिखते थे? हेटेरोजाइगस। सिमिलरली ब्लड ग्रुपिंग के केस में भी जीनोटाइप बनाएंगे। आपके पास अगर एलील है तो कौन से हैं? हो सकता है जो फादर से एलील आया वो भी ये है, और जो मदर से एलील आया वो भी ये है। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? एक पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा, हो सकता है फादर से एलील आता ए, मदर से कोई एलील आता ही ना, मतलब कौन सा एलील आता? ओ। ओ तो कोई है ही ना कुछ, तो भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं और यहाँ पे एलील प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं मुझे कि सर यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, तो ब्लड ग्रुप ए ओ क्यों नहीं हुआ अगर कोडोमिनेंस है? ओ क्यों डोमिनेट नहीं कर रही है? पर ओ तो कुछ है ही नहीं, कुछ होगा तो डोमिनेट करेगा ना। ये तो एब्सेंट है ना, ए है यहाँ पे ना बी है। अगर ओ होता कुछ वाकई में तो वो डोमिनेट करता ना, तो वो डोमिनेंस आनी थी। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये है, ये एक्सप्रेस कर रहा है। इसी वजह से ए ओ ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओ तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। ओ इज एब्सेंस ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली अगर एक पेरेंट से आपके पास ये एलील आता और दूसरे पेरेंट से भी यही एलील आता तो ब्लड ग्रुप क्या होता? और अगर एक पेरेंट से ये एलील आता दूसरे से कोई एलील आता ही ना, तो ब्लड ग्रुप फिर भी क्या होता? बी। अगर एक पेरेंट से एलील आता ए और दूसरे पेरेंट से एलील आता बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ये देखो यहाँ हुई है कोडोमिनेंस, यहाँ पे एलील प्रेजेंट है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो बी ओ और ए ओ नहीं लिख सकते आप।
यहाँ पे ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, दैट्स माय 4 डोमिनेंस। इसके जैसे नहीं हुआ कि एक एक्सप्रेस कर रहा है दूसरा बंद पड़ा है, ए भी एक्सप्रेस कर रहा है बी भी। अगर डोमिनेंट का केस होता तो ए बी पे डोमिनेट करता तो ब्लड ग्रुप होता ए, अगर बी ए पे डोमिनेट होता तो ब्लड ग्रुप होता बी। अब दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं, ए भी, जैसे को सिंगल होता है, दोनों गा रहे हैं, मेल फीमेल सिंगर है ना, को सिंगल, तो दोनों गा रहे हैं, दोनों की आवाज आ रही है। अगर दो खड़े हैं पर एक ही गा रहा है, दूसरा वैसे ही खड़ा है पास में, तो एक ही सिंगर की आवाज होती। ऐसा तो ना होगा कि ड्यूट सॉन्ग हो जाएगा कि दो एक मेल और फीमेल सिंगर खड़े हैं, गा एक ही रहे, तो जो गाना है वो ड्यूट हो जाएगा, ड्यूट तो ना होगा, क्योंकि फीमेल सिंगर तो गा ही नहीं रही है। हाँ, अगर दोनों गा रहे हैं तो गाना क्या होगा, ड्यूट होगा। तो यहाँ पे दोनों डोमिनेट कर रहे हैं तो को डोमिनेंस होगी। ये भी पॉसिबल है कि ना फादर से कोई अलील आए ना मदर से कोई अलील आए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, कितने जीनोटाइप हुए, 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप मिलके कितने ब्लड ग्रुप बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, 4 ब्लड ग्रुप बना रहे हैं। अलील कितने हैं, 3, ए बी ओ को फिर भी हम अलील मान रहे हैं, ठीक है। 3 अलील है, 6 जीनोटाइप है, मिलके ब्लड ग्रुप कितने बना रहे हैं, 4। अब आप जो क्वेश्चन पूछते थे कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप बी है और फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बना लो। कैसे? नहीं, अगर दोनों का भी है और फिर दोनों का और फिर दोनों की मतलब एलिमेंट्स नहीं आए। अब यहां से आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। मान लो फादर हैज ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ए है और मदर का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस ए है। पहले तो देखो होमोजाइगस ए कैसे होगा। ए 2 तरीके से है, एक ये कौन सा हुआ, होमोजाइगस, और ये कौन सा हुआ, तो फादर का ब्लड ग्रुप कौन सा ए है, होमोजाइगस ए, तो कौन सा जीनोटाइप लोगे, ये वाला देख लो यहाँ पे आई ए आई ए, ये ऊपर वाला मतलब यही लेंगे। फिर मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, हेटेरोजाइगस ए, तो मदर का ब्लड ग्रुप भी लिख लो। ये हो गए पेरेंट्स। अब गैमीट बनाओ, ये बना लो गैमीट, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ये गैमीट बन गए बच्चे। पॉसिबिलिटी क्या है, ये गैमीट इसके साथ फ्यूज हो सकता है, जब ये इसके साथ फ्यूज होगा तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए। फिर ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है तो भी ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए। फिर ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, फिर ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है ब्लड ग्रुप क्या आएगा। 4 बच्चों अगर इनके होंगे तो चारों में पॉसिबिलिटी क्या है, ए ब्लड ग्रुप आने की ही है, चारों ब्लड ग्रुप ए होंगे। ये सिंपल एग्जांपल मैंने आपको देके समझाई है। अभी आपको जो काम करना है, ये क्रॉस नहीं करना आपने काम करना है ओ ग्रुप के इंडिविजुअल का या ओ ग्रुप की फीमेल की शादी होगी बी ब्लड ग्रुप के पर्सन से, और बी ब्लड ग्रुप जो पर्सन है उसका हेटेरोजाइगस है वो, तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी ब्लड ग्रुप आने की, ओ ब्लड ग्रुप के फीमेल की शादी होगी, और बी दोनों होंगे, ओ और बी दोनों की पॉसिबिलिटी होगी बिल्कुल। मेरे केस से सेम है। अगर ए और बी की होगी, ए और बी की होगी, अगर मैरिज हुई ए बी पर्सन की ओ ब्लड ग्रुप की फीमेल से, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ओ कैसे होगा, नहीं ओ नहीं होगा, ए बी कैसे होगा, सही बनाओ इसको पहले। एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप लिखो ए बी और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप लिखो ओ, तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, ये होगा ना, अगर वो लिखेगा कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप प्योर है ए है या होमोजाइगस ए है या होमोजाइगस बी है, तो फिर आप ये लोगे।
अगर तो ए भी दिया है और ओ दिया है ब्लड ग्रुप फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लो ये ले लो और ये ले लो। दिक्कत है कि आपको सिलेक्ट करने में कि मुझे जब ब्लड ग्रुप ए दिया है तो मैं ये वाला लूं कि ये वाला लूं। ए तो दो तरीके से है, बी भी दो तरीके से है। तो जब आप उसने लिखा है कि होमोजाइगस ए है तो ये लेना है, हेटेरोजाइगस ए है तो ये लेना है, होमोजाइगस बी है तो ये वाला इंडिविजुअल लोगे, हेटेरोजाइगस बी है तो ये वाला इंडिविजुअल लोगे। तो दिया हुआ है उसने गिवन है, ठीक है बना ले। ओके नेक्स्ट है बच्चे कि आप हमने एक यहाँ पे चार्ट बनाते हैं। एंटीजन ऑन आरबीसीज, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, ब्लड ग्रुप। बस बच्चे आज आपके आरबीसीज पे कौन सा एंटीजन है, आपके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है और आपका ब्लड ग्रुप क्या है। बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर एंटीजन आपके आरबीसीज पे है ए तो आपका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा एंटीबॉडी। अगर आपके एंटीजन आरबीसीज के ऊपर बी है तो आपके पास ब्लड ग्रुप भी क्या होगा बी। अगर आपके पास दोनों एंटीजन हैं ए बी और बी बी तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर आपके पास कोई एंटीजन है ही नहीं तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ। अब बात है एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। व्हाट इज एंटीबॉडी? जो एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। एंटी मींस अगेंस्ट, बॉडी मींस स्ट्रक्चर। जब मेरी बॉडी में कोई एंटीजन जाता है ना, मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है जैसे कोई टाइफाइड का बैक्टीरिया मेरी बॉडी में चला गया तो टाइफाइड के बैक्टीरिया के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लिपिड्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स तीनों होंगे। हम एंटीजन किसको बोलते हैं? एनी प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज एंटीजन। वो हमने आरबी ब्लड ग्रुप के केस में देख ही लिया है, कोई भी प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट एक्ट कर सकता है एज ए एंटीजन। अब ये टाइफाइड का बैक्टीरिया का सेल है और ये मेरा खुद का आरबीसी का सेल है। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन्स है। इसके ऊपर भी तो एंटीजन है और इसके ऊपर भी एंटीजन है। मेरी बॉडी में जब टाइफाइड का बैक्टीरिया जाता है तो उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज बनती हैं, बट जो मेरी बॉडी में खुद के आरबीसी घूम रहे हैं जिनके ऊपर, मेरी बॉडी में तो हजारों लाखों सेल्स हैं, सभी सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सभी सेल्स में फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, तो मेरी बॉडी मेरे खुद के सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाती। जब बाहर का कोई सेल मेरी बॉडी में आएगा तो उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज। क्योंकि मेरी बॉडी अगर खुद के सेल के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी तो मेरा खुद का सेल मारा जाएगा और मुझे नुकसान होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि कब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी कब नहीं बनेगी। जो मेरा खुद का सेल है ये आरबीसी, इसके ऊपर जो एंटीजन है वो मेरे एंटीजन खुद के हैं तो मैं इन एंटीजन को बोलूंगा सेल्फ एंटीजन। ये है टाइफाइड का बैक्टीरिया, इसके ऊपर जो एंटीजन है वो मेरे तो नहीं है, ये तो बैक्टीरिया के एंटीजन है। इनको मैं बोलूंगा फॉरेन एंटीजन्स और नॉन सेल्फ एंटीजन्स। एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनती हैं? सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट या नॉन सेल्फ के अगेंस्ट? फॉरेन एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन। जब बैक्टीरिया मेरी बॉडी में जाएगा तो मेरी बॉडी बैक्टीरिया के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, उस एंटीजन को मारेगी। एंटीजन कहाँ पे है? बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे। अगर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन की कोई प्रोटीन मार रहा हूं मैं तो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, बैक्टीरिया मारा जाएगा। ये कहानी है एंटीबॉडीज की। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपके सरफेस पे एंटीजन कौन सा है? ए, बट आपके ब्लड में जो एंटीबॉडी घूम रही है वो कौन सी है? एंटी बी, है ना? आप लिख सकते हो इसको एंटी बी। आपका ब्लड ग्रुप अगर बी है तो आपके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। आपके ब्लड ग्रुप में कभी भी बी एंटीबॉडी नहीं होगी और यहाँ पे कभी भी ए एंटीबॉडी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। आपका ब्लड ग्रुप अगर एबी है तो आपके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी
और आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आपके पास दोनों एंटीबॉडीज होंगी। क्वेश्चन ये है कि ये एंटीबॉडीज बनी किसके अगेंस्ट हैं? ये किसके अगेंस्ट बनी है? फॉरेन एंटीजन्स के अगेंस्ट। वो फॉरेन एंटीजन कहाँ है जिसके अगेंस्ट बनी? फॉरेन में है, कनाडा में। नहीं सर, जब हम वो भी है ना, जब हम किसी ऑर्गन से ब्लड डोनेट करने के लिए वो चेक करते हैं कि उसके लाइक एंटीबॉडीज ना बने हो उसके। बिल्कुल। क्वेश्चन तो यही ना कि मेरा ब्लड ग्रुप मान लो ए है, तो मेरा जो आरबीसी है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है ना। इसके ऊपर सारे एंटीजन कौन से रहेंगे? पर मेरी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी बनी हुई है? बी। ये किसके अगेंस्ट बन गई? तो सर अगर वही जैसे कि वायरसेस वगैरह होते हैं फॉरेन पार्टिकल तो उनके लिए होगी ना। बिल्कुल। ये बी एंटीबॉडी जो बनी, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे बॉडी में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं, और बाय चांस उन बैक्टीरिया पे जो एंटीजन है, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये मेरी बॉडी में रह रहा है, बाय चांस इसके ऊपर जो एंटीजन है वो ए एंटीजन के जैसे एंटीजन भी है, बी एंटीजन के जैसे एंटीजन भी इस बैक्टीरिया के ऊपर मिलते हैं, सिमिलर एंटीजन है। हमारे आरबीसी के जो एंटीजन हैं उनके जैसे मिलते जुलते एंटीजन हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया रह रहा है उसके पास हैं। ये बैक्टीरिया ए वाले बंदे की बॉडी में आ गया, ठीक है। जब ये ए वाले बंदे की बॉडी में आया, ये सेल आया, तो ये दो फॉरेन एंटीजन लेके आया। बैक्टीरिया के एंटीजन कौन से होंगे? फॉरेन। इस ए वाले बंदे ने इसके एक एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना दी, पर इसके अगेंस्ट नहीं बनाई, ए एंटीजन के अगेंस्ट। क्यों? ये तो दोनों फॉरेन एंटीजन है ना, ये दोनों कौन से एंटीजन है? ये समझो कि ये बैक्टीरिया इस पर्सन में आ गया, ये आ गया बैक्टीरिया इस पर्सन में। इस बैक्टीरिया के पास ऐसा एंटीजन भी है और ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। अब ये तो बैक्टीरिया के एंटीजन है दोनों, तो दोनों एंटीजन क्या हुए? फॉरेन एंटीजन। तो एंटीबॉडीज दोनों के अगेंस्ट बननी चाहिए थी ना, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्यों नहीं बनी? सर बिकॉज़ ए तो उसके आरबीसी में ऑलरेडी उस एंटीजन की बिल्कुल ठीक है ये ए एंटीजन फॉरेन एंटीजन, बट आपकी बॉडी यहाँ पे गलती कर गई। आपकी बॉडी को लगा क्योंकि ये एंटीजन और ये एंटीजन क्या है? सिमिलर, तो वो गलती से उसको लगा कि ये भी मेरा ही एंटीजन है, सेल्फ एंटीजन है, और सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाती। तो इसी वजह से ये बैक्टीरिया के ए एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। बी एंटीजन इसके पास था पर इसके पास तो है नहीं, तो मतलब बी के जैसा एंटीजन जो है इसके पास खुद के पास ही नहीं है, तो इसको बी को फॉरेन मानेंगे और फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट क्या बना दी? अब यही बैक्टीरिया को ले आओ इस बंदे में, तो देखो क्या होगा। अब इसके पास ए एंटीजन के जैसा एंटीजन भी है, और पर इसकी किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई है? बी के अगेंस्ट क्यों नहीं बनाई? क्योंकि बी तो इसका खुद का एंटीजन है। ये फिर से गलती कर गया यहाँ पे बी वाला पर्सन भी, उसको लगा ये एंटीजन मेरा ही एंटीजन है, और सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाती, तो इसमें सिर्फ ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी, बी के अगेंस्ट नहीं बनेगी। अब इसके पास दोनों एंटीजन है, ए भी और इसमें ये बैक्टीरिया आ गया, ये बैक्टीरिया इसमें आया, इसके पास ए एंटीजन भी है और इस बंदे के पास खुद के पास भी दोनों एंटीजन है। ये इसको लगे कि ये दोनों एंटीजन ही मेरे हैं और दोनों के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज नहीं बने। अब इस बंदे में ये बैक्टीरिया आ गया, दोनों एंटीजन लेके घूम रहा है, ए एंटीजन भी लेके घूम रहा है, और ये दोनों एंटीजन इसके पास नहीं है, ये दोनों को ही क्या मानेगा? फॉरेन, और दोनों के अगेंस्ट ही क्या बना देगा? एंटीबॉडी। तो आपके ब्लड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होती है वो फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं, हमारे खुद के एंटीजन के अगेंस्ट नहीं बनी हुई। तो ये एंटीबॉडीज ऑलरेडी हमारे ब्लड में होती हैं, जिसकी वजह से हमें ध्यान रखना पड़ता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। आप ए वाले पर्सन का ब्लड बी को नहीं दे सकते और बी वाले पर्सन का ब्लड ए को नहीं दे सकते। क्यों? देखो क्या होगा, सर बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ही बी का है, तो और ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज है बी के लिए, बिल्कुल। तो वो उसमें डालेंगे तो वो तो यूजलेस हो जाएगा उसका शुमार।
आपने अगर बी ब्लड ग्रुप के पर्सन का ब्लड ए को दे दिया तो क्या होगा? बी के पास क्या है? एंटीजन। ए के पास क्या है? बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज। अगर ये ब्लड आपने इसको दे दिया तो ये एंटीबॉडीज इन एंटीजन्स को खत्म कर देंगी। तो जो आरबीसीज आपने उस बंदे की बॉडी में डाले हैं वो आरबीसीज ही खत्म हो जाएंगे। तो चलाने का फायदा क्या वो ब्लड? पहली बार तो वो बंदा बच जाएगा अगर गलती से ऐसा कर दिया आपने, दूसरी बार उस बंदे की डेथ हो सकती है क्योंकि वो कोगुलेशन कर देती है ब्लड की, आरबीसीज की। एंटीबॉडीज आरबीसीज को पकड़ के इकट्ठा कर लेती हैं, कोगुलेट कर देती हैं, अगोल्टिनेशन हो जाती है। और अगर वो अगोल्टिनेशन किसी ब्लड कैपिलरी में फंस गया, किसी ब्लड वेसल में फंस गया तो ब्लॉकेज हो जाएगी ब्लड की, ब्लॉक हो जाएगी तो डेथ हो जाएगी। गलती से भी बी पर्सन का ब्लड ए को नहीं देना, ए का ब्लड ग्रुप कभी भी बी को नहीं देना। दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज बनी तो बैक्टीरिया के एंटीजन के अगेंस्ट है, बट ये काम वैसे ही करेगी जैसे किसी नॉर्मल एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। अब आप ओ को क्या मान सकते हो? यूनिवर्सल डोनर। ओ का ब्लड आप किसी को मत ही देते हो, क्यों? ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है। ओ का ब्लड दे दो बी ए बी को, ए बी में एंटीजन गया, ओ वाला गया, ओ तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी तो उसी पे बाइंड करेगी ना अगर एंटीजन प्रेजेंट है। ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है। आप ओ का ब्लड चाहे ए बी को दे दो, चाहे बी को दे दो, चाहे ए को दे दो, ओ के पास जब कोई एंटीजन ही नहीं है, जब कोई एंटीजन मेरी बॉडी में आया ही नहीं, तो एंटीबॉडी लगेगी कहाँ पे? एंटीबॉडी तो तभी लगेगी ना जब एंटीजन होगा। आप ए बी को क्या मानते हो? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। O इज यूनिवर्सल डोनर। O का ब्लड जिसको मर्जी दे दो। और A भी किसी से भी ब्लड ले सकता है। A भी A से भी ब्लड ले सकता है, B से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है। क्यों? आपने A B को B का ब्लड दे दिया, अब B के पास B एंटीजन है, इसके पास भी B एंटीजन है। अब आपने A B को A का एंटीजन दे दिया, A का ब्लड दे दिया, तो A के पास ही एंटीजन है, इसके पास भी एंटीजन है। O का ब्लड अगर ऐसा इसको दोगे तो O के पास कोई एंटीजन नहीं है। तो AB is a universal recipient and O is universal donor.